पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज जो है वो किस लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, यानी किस लैटिन लैंग्वेज से बना है, किस लैटिन वर्ड से बना है, तो ये लिंगुआ से बना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो लैटिन वर्ड लिंगुआ है उसका मतलब क्या होता है, वो किस चीज को रेफर करता है, यानी मतलब क्या होता है, टंग होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है आइडियाज एंड फीलिंग आर रियलाइजेशन बट व्हेन दीज आर रिवील्ड थ्रू माउथ इज नोन एज लैंग्वेज, ये किसने बोला है, तो प्लेटो ने बोला है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फादर हैं फेडरन एंड सोसेर, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडीज द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस टू लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, तो ये कौन सी वाली ब्रांच होती है, तो ये होती है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, ठीक। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये किसने बोला है, तो ये बोला है ग्लीसन ने, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लैंग्वेज इज, यानी कि जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, तो लैंग्वेज जो होता है वो सेट होता है स्पेसिफिक रूल्स और जनरेटिंग स्पीच का। लैंग्वेज जो है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेन पर्पस जो है लैंग्वेज का वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है लैंग्वेज जो होती है ये कैसी होती है, तो लैंग्वेज जो होती है वो डायनामिक होती है, चेंजिंग होती है, इवॉल्विंग होती है, सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज जो है लैंग्वेज इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, है ना, क्योंकि बचपन में आपने देखा होगा जो बच्चा होता है ना, वो नहीं बोलता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो हर चीज बोलकर ही बताता है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज एसेंशियली ए, लैंग्वेज जो है वो क्या है, तो हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इफ इट इज, प्रोग्रेसिव हम कब बोलेंगे, जब उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें हो, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज प्रिजर्व्स द, लैंग्वेज जो है वो क्या प्रिजर्व करती है, तो लैंग्वेज सारी की सारी चीजें प्रिजर्व रखती है, यानी उनको रखती है संजोए हुए, किस किस चीज को, फैक्ट को, प्रिंसिपल्स को और बिलीफ्स को, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज, लैंग्वेज का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रिजर्वेशन, इवेल्युएशन और इंटरेक्शन, सारी की सारी चीजें करेक्ट हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नेशनल लैंग्वेज आर देयर, नेशनल लैंग्वेजेस जो हैं वो कितनी हैं, तो टोटल 22 लैंग्वेज हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन इज, है ना, जो सबसे पहली थ्योरी है लैंग्वेज ओरिजिन की, वो जो थ्योरी है वो कौन सी है, 1 मिनट, ये कॉल किसका आ रहा है ना, तो जो हाँ, तो यहाँ पे जो सबसे पहली थ्योरी है लैंग्वेज ओरिजिन की वो कौन सी है, तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो बोबो थ्योरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी थ्योरी है ना, ये बोबो थ्योरी करना, ये प्रोपाउंडेड बाय यहाँ से काट देना, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये नीचे वाले में आएगा, यहाँ पे बस प्रोपाउंडेड बाय, ये प्रोपाउंडेड बाय यहाँ से काट देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी ना बेसिकली थ्योरी है, और ये जो थ्योरी है यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी वाली थ्योरी किसने बनाई थी, तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। सबसे पहली थ्योरी यही ही है, बोबो थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है सिंग सॉन्ग थ्योरी जो है वो किसने बनाई थी, तो सिंग सॉन्ग थ्योरी बनाई थी हेडसन ने, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंडियन फिलोसफी दैट लैंग्वेज इज, ये है सिंग सॉन्ग थ्योरी, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फादर जो है डिंग डोंग थ्योरी के, ये कौन है, तो डिंग डोंग थ्योरी के फादर है मुलर, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द थ्योरी दैट अज्यूम्स दैट स्पीच ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउंड इंटरेक्शन इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं ओनोमैटोपोइक थ्योरी, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज आर, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है और लैंग्वेज, अच्छा ये क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज यूज एसेंशियली द सेम नंबर ऑफ साउंड, नहीं ये तो गलत है ना, सेम नंबर साउंड नहीं होते हैं सबके, आपने देखा होगा ABCD में 26 होते हैं, है ना, और जो हिंदी वाले होते हैं उसमें 48 के तकरीबन होते हैं, शायद 40-80 होते हैं, है ना, तो सब में सेम नंबर साउंड के नहीं होते हैं। ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल ऑफ ग्रामर इन स्कूल, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। वाइल द डिफरेंट लैंग्वेज में यूज डिफरेंट फोनेम्स दे आर एसेंशियली शेयर द सेम सिंटेक्स, नहीं, ये भी गलत है, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट लॉ, वो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइको लिंग्विस्टिक, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज
इज लैंग्वेज के फंक्शन 3 होते हैं, तो यहाँ पर जो हमने तीनों भी थोड़ी देर पहले पढ़े भी थे, है ना, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो बेसिकली फंक्शन है 3 फंक्शन लैंग्वेज के आर डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड क्या क्या है वो, तो डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड डेक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शन थ्रू साउंड वर्ड एंड क्या क्या चाहिए होता है, हमें साउंड चाहिए होते हैं, वर्ड चाहिए होते हैं, और क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हमारा द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शन थ्रू साउंड वर्ड एंड स्ट्रक्चर आना चाहिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं आना चाहिए, है ना, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे सी क्वेश्चन जो है वो गलत, वो मतलब सी क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे बी क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स, ग्रामर्स एंड फोनेटिक्स होता है, ग्रामर होती है और क्या होती है, वोकेबुलरी होती है, यानी शब्द होते हैं बेसिकली, है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो फोनेटिक्स जो होता है ना, ये बेसिकली हम किसको बोलते हैं, जो साउंड होते हैं ना उनको ही हम फोनेटिक्स बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्व्स द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के फंक्शन को कौन सर्व करता है, वोकैब करती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमांड ओवर लैंग्वेज डिपेंड ऑन, जो कमांड होती है लैंग्वेज के ऊपर वो किस चीज पर डिपेंड करती है, सारी चीजों पर डिपेंड करेगी, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज जो होता है इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो लैंग्वेज के अंदर ग्रामर, सिंटैक्स और स्किल्स, सारी की सारी चीजें होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंटैक्स जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज बोल रहे हैं ना, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको ही हम बोलते हैं, ये जो कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक होती है इसमें, जैसे अगर मान लो आपने वर्ब को पहले लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा रहे हो, या सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्टिकली रॉन्ग या सिंटैक्टिकली एरर या सिंटैक्स एरर ऐसे करके बोलते हैं उसको, है ना, तो स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग द सिस्टम ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग वर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे मैं बोल रही थी कि जो वर्ड हैं उनका जब हम कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे और उसका जो सिस्टम होगा उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं, है ना, जो मैं भी आपको समझा रही थी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है लैंग्वेज जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो लैंग्वेज जो है उसके अंदर, एक मिनट, यहाँ पे आएगा हमारा, ये बोल रहा है दूसरा वर्ड, मैंने दूसरा समझा था, चलिए दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को, है ना, लैंग्वेज, तो सिस्टम ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग वर्ड, अगर हम सिस्टम्स को कॉन्स्ट्रक्ट करके सिखा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है लैंग्वेज जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो लैंग्वेज में फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स तीनों की तीनों चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंग्विस्टिक इंक्लूड, लिंग्विस्टिक जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सारी की सारी चीज़ें। लिंग्विस्टिक हम किसको बोल रहे हैं, भाषा को, तो भाषा में सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, यानी लैंग्वेज में सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फोनोलॉजी भी, यहाँ पे फोलॉजी नहीं होगा, ये फोनोलॉजी होगा, है ना। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हु गेव साइकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ फोनीम, फोनीम की साइकोलॉजिकल डेफिनेशन जो है वो दी थी सेपायर ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज साइंस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, साउंड, तो जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी फोनेटिक्स जो होता है ना उसको हम साउंड बोलते हैं, है ना, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम फोनेटिक्स माने तो हिंदी में ये ध्वनि होता है, इसका मतलब, है ना, यानी जो भी साउंड्स हैं उनको हम फोनेटिक्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, तो फोनेटिक ग्रुपिंग पर बेस्ड होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी फोनीम्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने फोनीम्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारा 44 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे 26 होते हैं, है ना, पर 26 ना होकर के ना ये 44 होते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में भी माने ना तो हिंदी में भी बहुत सारे और अलग अलग जो वर्ण हैं वो बेसिकली इंक्लूड हो जाते हैं, तो वैसे इंग्लिश में भी होते हैं, तो 44 होते हैं टोटल साउंड जो होते हैं, है ना, टोटल साउंड 44 होते हैं। जैसे कि अगर हम उसकी बात करें, चा की बात करें, तो चा में ये CH मिला देते हैं ना, है ना, तो ये क्या हो गया, ये अलग से हो जाएगा, है ना, C और H मिला है, तो वैसे करके इनको इंक्लूड करके टोटल 44 बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर्फिम्स आर देयर इन वर्ड ऑफ
अंटिमली, ठीक है। तो जो मॉर्फिम होते हैं वो कितने होते हैं, मॉर्फिम होते हैं 3, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉर्फोलॉजी टू इनेबल द प्यूपिल टू, क्या होता है बेसिकली लोगों को, या जो प्यूपिल का मतलब यहाँ पे क्या है, शिष्य है ना, यानी स्टूडेंट। तो प्यूपिल का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट, के स्टूडेंट को क्या बताना होता है, बेसिकली मॉर्फोलॉजी जो हम सिखा रहे हैं उसका बेसिकली हमारा पर्पज क्या होता है, ठीक है। तो पर्पज जो है वो क्या होता है, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे कि मास्टर करना वोकैब में कुछ में जो कि हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, डेली बेसिस पे यूज करी जाती हैं, और करेक्ट स्पेलिंग्स लिखना और करेक्ट यूज करना वर्ड्स का, है ना, कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो है वो इंक्लूड करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है, प्रिंसिपल, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो है वो इंक्लूड करता है प्रिंसिपल ऑफ सिंटैक्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं बता रही थी सिंटैक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, आपको जो भी चीज जहां पर आनी है आपको वहीं ही लिखनी है, दूसरी जगह पे लिखोगे पूरा का पूरा उसका अर्थ गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग गलत हो जाएगा, इसीलिए सिंटैक्स बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच मेनली फोकस ऑन, किस पर फोकस करती है कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, है ना। जैसे मैं बता रही थी सिमेंटिक जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। जैसे कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्ट लिख दिया है ना, और अगर आपने वर्ब की जगह कुछ और लिख दिया तो पूरा का पूरा उसका मीनिंग गलत हो जाएगा, तो इसीलिए सिमेंटिक जो है वो सबसे ज्यादा, या सिंटैक्स जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वनसेल्फ डिनोट द कन्वेंशन बाय विच अ कैरेक्टर अलोंग ऑन द स्टेज एड्रेस हिज और हर थॉट अलाउड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉली की बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, वर्बल का मतलब क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। वर्बल मतलब बोल करके जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, सेंडिंग मैसेज इन वर्ड इंक्लूडिंग राइटिंग, ठीक है। तो यानी कि वर्ड में जो हम बात करते हैं उसको हम वर्बल बोलते हैं, और नॉन वर्बल उसको बोलते हैं जो हम वर्ड्स जिसमें हम नहीं यूज करते हैं, यानी हम संकेतों के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल, ठीक। नेक्स्ट है लैंग्वेज में वेरी ड्यू टू पर्सनल फैक्टर, जैसे कि कौन कौन से पर्सनल फैक्टर हो जाएंगे, सारे के सारे, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज स्किल बेस्ड अपॉन, किस पर बेस होती है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर, ठीक है। चलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमें लैंग्वेज आएगा, ठीक। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क इंट्रोड्यूस एक्टिविटी, हु सेड दिस, ये बोला है थॉमसन एंड वाट ने, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स द चाइल्ड अवेयरनेस टू द वर्ल्ड, ये किसने बोला है, इंग्लिश ने बोला है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, सॉरी ये इंग्लिश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश में भी वन ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंग्लिश। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन एजुकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, यानी मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है बहुभाषिता, यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेज अगर हम बोल रहे हैं उसका फ़ायदा क्या होता है, उसके प्रॉफिट क्या होते हैं, तो ये हमारी मेमोरी को इंक्रीज करती है, अर्ली एक्सपोजर प्रोवाइड करती है दूसरी लैंग्वेज का, और इट हेल्प पीपल टू गेट हाई इनकम जॉब, ये भी करेक्ट है, डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, डिसएडवांटेज जो है वो क्या हो जाएंगे, तो ये क्या करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जब हम कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं। हु सेड मदर टंग इज द बेसिक ऑफ ऑल वर्क, ये बोला है रायबर्ड ने, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डज द मदर टंग हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ चाइल्ड, कैसे हेल्प करती है मदर टंग चाइल्ड को डेवलप करने में, तो सारे के सारी चीजें हमारी करेक्ट हो जाएंगी, सोशली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। नेक्स्ट है हाउ डज मदर टंग हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कैसे हेल्प करता है, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंप्लीटली प्रोहिबिट द यूज ऑफ मदर टंग, ठीक है। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, अगर आपने वो वाले कॉमन वाले वीडियोस देखे होंगे कॉमन पेडागोजी के, तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जिसमें हम बिना मदर टंग को बीच में लाए डायरेक्टली कोई दूसरी लैंग्वेज सिखाते हैं। जैसे अभी के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, वहाँ पे हिंदी भी सीख रहा है बच्चा, और क्योंकि माँ बाप इंग्लिश में ही बातें कर रहे हैं तो वो उनकी बातों से इंग्लिश भी सीख जा रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट मेथड हो गया। जबकि हम कैसे सीखते थे, हम स्कूल में जाते थे, भाई हमने तो तब सीखे थे, है ना, स्कूल में जाते थे, और तब जो हमारा टीचर है वो हमें हिंदी में सेंटेंस बना के देता था, हम उनकी इंग्लिश लिखते थे, तो हमने हिंदी यूज करी ना बीच में, तब जाके हमें इंग्लिश आई,
है ना। और डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें हिंदी यूज ही नहीं करनी, मतलब अपनी मदर टंग यूज ही नहीं करनी, डायरेक्टली हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक, नेक्स्ट है द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब लैंग्वेज एक्विजिशन। देखो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग ये दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, दोनों का मतलब बता देती हूँ। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, हम बिना किसी दूसरी लैंग्वेज को बीच में लाए भाषा सीख लेते हैं। जैसे बच्चा होता है वो घर में जो बातचीत हो रही है उनको सीख ले रहा है, उसको हम बोलेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग हम इसको बोलते हैं जो हमें स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमें दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे हमें यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी में तो इंग्लिश जो है वो हमें दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो जो इंग्लिश हम सीख रहे हैं वो हो गया लैंग्वेज लर्निंग। और लैंग्वेज लर्निंग कब होता है, जब हम जो हमारी मदर टंग है यानी जो हिंदी है उसको बीच में ला करके सीखते हैं, यानी उसका ट्रांसलेट करके तब हम सीखते हैं, है ना। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके ऐसे हम इंग्लिश सीखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक लैड नाम की डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसकी वजह से हम सीख जाते हैं, है ना। ये नोम चॉम्स्की ने बोला था, है ना। और जो लैंग्वेज लर्निंग है वो हमें सीखनी पड़ेगी, वो मतलब फोर्सफुली हम सीखते हैं उसको, है ना। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये नेचुरली हो जाता है, इसको हम फोर्सफुली नहीं सीखते, जैसे आपने देखा होगा बच्चे भी घर में सीख जाते हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, चलिए तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो उसका मतलब क्या है, द प्रोसेस बाय विच लैंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप इन ह्यूमन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स, यानी कि अगर हम लर्न कर रहे हैं लैंग्वेज का तो इसका मतलब क्या होता है, लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन, यानी अगर कॉलेज वॉलेज में सीख रहे हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज टीचिंग इम्प्लाइज 3 ऑपरेशन लैंग्वेज टीचिंग एंड, कौन कौन सी चीजें होती हैं लैंग्वेज टीचिंग में, एक तो ये बोल रहा है 3 ऑपरेशन होते हैं, यानी एक तो होता है लैंग्वेज, एक होता है टीचिंग, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, तो तीसरा होता है लर्निंग। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, प्रेम सिंह भाई फोटो कैसे लगा, अच्छा ओके, चलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है जी, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इज द फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है वो क्या है, देखो लैंग्वेज लर्निंग में ही नहीं, लैंग्वेज जो होता है इसके बेसिकली 4 कौशल होते हैं। कौशल को क्या बोलते हैं, स्किल, है ना। लैंग्वेज के 4 स्किल होते हैं, और 4 स्किल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखो 4 जो फंडामेंटल चीज़ें होती है ना वो ये होती है, अभी ऐसे हिसाब लगाओ, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या सीखता है, सबसे पहले वो क्या सीखता है, लिसन करता है, यानी सबसे पहले वो सुनता है चीजें, है ना। तो सबसे पहले बच्चा लिसनिंग सीखेगा। ठीक है, उस लिसनिंग के बाद में बच्चे को क्या आएगा, बोलना आएगा, है ना, यानी कि उसके अंदर क्या आएगा, स्पीच आएगी, वो खुद बोलेगा, फिर जो उसने चीजें सुनी है उनको ही कॉपी करके। ठीक है, तो स्पीच होगा सेकंड। थर्ड क्या होता है, रीडिंग, फिर बच्चा क्या करता है, रीड करना सीखता है, हम उसको सिखाते हैं ना, ए है, ये बी है, ये सी है, और जब वो उनको रीडिंग करना सीख जाता है, पढ़ना उसको आ जाते हैं, उसको समझ आ जाता है ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो है ये ए है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो है ये बी है ना, तब हम उसको उनको बनाना सिखाते हैं, यानी लिखना सिखाते हैं। तो फोर्थ जो हमारा होता है स्किल वो होता है राइटिंग। ठीक है, इनका जो क्रम होता है यानी इनका जो सीक्वेंस होता है वो भी यही ही होता है ना। LSRW बोलते हैं इनको, तो LSRW करके याद रखिएगा, क्योंकि वो पूछ सकता है कि दूसरा स्किल कौन सा होता है या थर्ड स्किल कौन सा होता है, फर्स्ट स्किल कौन सा होता है लैंग्वेज स्किल में, है ना। तो आप याद रखना है LSRW करके, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ना एक और चीज होती है LSRW में, कि एक तो वो होते हैं, मेरे को ना उनका इंग्लिश टर्म याद नहीं आ रहा एक्चुअली, पर मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। हाँ, एक तो होता है एक्सप्रेसिव, ठीक है, और एक्सप्रेसिव का उल्टा क्या होगा, एक्सप्रेसिव का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा एक्सप्रेसिव का, चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, है ना। आप इंग्लिश के हो सारे के सारे, आपको खुद समझ आ जाएगा, इतना तो है ना। देखो एक टर्म होता है एक्सप्रेसिव और एक दूसरा टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या है, हम खुद की फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। तो खुद की जो फीलिंग है वो अगर हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि हम खुद बता रहे हैं दूसरे लोगों को, है ना। और जब भी हम बताएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा या तो हम बोल रहे हैं और या तो हम लिख रहे हैं, है ना। इन दोनों स्टेजेस में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखेंगे, अपने थॉट्स को दूसरे के सामने रखेंगे, स्पीच में और राइटिंग में। तो ये होते हैं एक्सप्रेसिव, और दूसरे वाले जो हो रहे हैं वो मेरे को टर्म नहीं याद आ रहा, पर आप याद रख लेना, आपको पता होगा। मतलब जिसमें हम दूसरों की बातें सुन रहे हैं, तो दूसरों की चीज हम कब सुनेंगे, जब हम या तो सुन रहे हैं दूसरों की बातें और या तो हम रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग जब भी हम करेंगे तो हम किसी और की लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों होते हैं ये वाली स्टेज में। मेरे को आगे टर्म याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो
ये चीज़, इतनी चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना, तो क्योंकि इसमें से आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहीं पे ही आपको बता दिया ये, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे है फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में जो फंडामेंटल चीज होगी वो क्या होगी? फंडामेंटल का मतलब उसके बिना काम आगे चलेगा ही नहीं। तो किसके बिना काम आगे नहीं चलेगा? सबसे पहले तो हमें जो भी चीजें उनको सुनना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेज हमारा सुनना होता है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर जो है जब वो इंटरेक्टिव होंगे, है ना। तो इफेक्टिव लर्निंग कब होगी? जब जो भी सुनने वाला है, जैसे मानो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, तो वो कब अच्छे से समझेगा? जब वो इंटरेक्टिवली हमारी बातें सुन रहा है, यानी हम जो बोल रहे हैं वो हमें बोल रहा है यस नो ऐसे करके भी बोल रहा है, और अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमसे पूछ भी रहा है ना, तो इंटरेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन वाज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फाउंड? कब आई थी ये? तो जो ये आई थी 1960 में, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम्फसाइज्ड इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा मैटर है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका पूरा हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड ऑन? किस पर बेस्ड होती है? तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका जो प्रिंसिपल है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है इसका प्रिंसिपल क्या है? द स्टडी इज टीचर सेंटर्ड, इट फोकस्ड ऑन द ग्रामर नॉर द फ्लुएंसी, इट इज लर्नर सेंटर और इट इज फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मतलब क्या होगा कि ये लर्नर सेंटर्ड होती है ना, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दीज आर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक्सेप्ट, These are principle of communicative language teaching except यानी किसको छोड़ करके? तो फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर फ्लुएंसी, इसको छोड़ के सारे के सारे प्रिंसिपल हैं, याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है वन ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक इज? कौन सा है इसका कैरेक्टरिस्टिक? तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट इट्स फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव यूजेस। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? इनमें से कौन सा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बेस्ड मेथड इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? कौन सा हो जाएगा? गैप फिल्स जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज इज अ लर्निंग, अच्छा ओके, लर्निंग इज लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ स्किल, है ना। नेक्स्ट है जो कि 4 होती हैं स्किल, जिसके बारे में हमने अभी भी बात करी थी। नेक्स्ट है टीचिंग एंड लर्निंग इज जर्नी फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव, ठीक। ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे बेसिकली टीचिंग मेथड्स हैं, है ना। नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे। नेक्स्ट है व्हाट इज टीचर्स मेन रोल इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज टीचिंग? तो यहाँ पर देखो टीचर का रोल है ना, हमेशा कहीं पर भी आ जाए टीचर का रोल, है ना। जहाँ पर भी आपको फैसिलिटेटर दिख जाए ना, तो ये तो समझ लो कि फैसिलिटेटर वाला ही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि टीचर का मेन रोल होता है फैसिलिटेटर, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 जगह फैसिलिटेटर आ रहा है, अब यहाँ पे आपको एक करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे लिख रहा है नेगोशिएटर, है ना, तो नेगोशिएटर तो होगा नहीं, क्या होगा? फैसिलिटेटर होगा, मॉनिटर होगा, और रादर देन लीडिंग द क्लास, है ना। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? कौन सा वाला एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टीचर्स कैन रेमीडिएट द स्टूडेंट विद लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टीज बाय? किससे कर सकते हैं? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस स्टूडेंट मे बी इंस्ट्रक्टेड टू द यूज ऑफ लैंग्वेज? कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंस लैंग्वेज इज चेंजिंग वी शुड टीच, जैसे कि लैंग्वेज चेंज हो रही है तो हमको क्या सिखाना चाहिए? इनको क्या सिखाना चाहिए? बच्चों का डिस्क्रिप्टिव ग्रामर सिखानी चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो क्या होती है? सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू? क्या होता है पर्पज इसका पर्पज होता है टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपर्ली लर्न, ठीक है। जो हमें प्रॉपर्ली हमें याद नहीं हुए हैं उनको दोबारा से पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू? क्या हो जाएगा? मेन एम हो जाएगा प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू लर्नर्स। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्नर मेक्स एरर्स बिकॉज? जो लैंग्वेज लर्नर होते हैं वो एरर उनके अंदर आ जाते हैं, यानी वो एरर कर देते हैं या कमियां आ जाती हैं,
क्यों आती हैं? क्योंकि जो लर्नर होता है वो अक्वायर्ड करता है पार्शियल नॉलेज लैंग्वेज की, है ना, यानी कि लैंग्वेज जो है उसकी आधी अधूरी नॉलेज लेता है, इसलिए एरर आते हैं। अगर पूरी नॉलेज लेगा अच्छे से तो एरर्स जो हैं वो कम आएंगे या नहीं आएंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव, जब उनके पास क्या होगा? मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू असेस द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर टीचर हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ, टीचर को किस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए? तो टीचर को हेल्प लेनी चाहिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम CCE करके बोलते हैं, है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर कैन इंटरेक्ट। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट है, लर्नर का मतलब क्या है? स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। कैसे इंटरेक्ट करते हैं? इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म है, इसलिए सारे के सारे लैंग्वेजेस के वर्ड बच्चे सीख जाएंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी, अर्ली एजुकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, यानी जो मदर टंग है, अगर यहाँ पे वो भी दिया होता तो वो भी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हम बोलते हैं मदर टंग को। ठीक, नेक्स्ट है द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर लैंग्वेज लर्निंग वॉज फॉर्मुलेटेड इन, कब बना था जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था? तो ये 1968 में बना था। ए ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है, अगर हम इसकी बात बताएं तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है, ये भी याद रखना क्योंकि लैंग्वेज के बारे में है तो आ सकता है क्वेश्चन। 3 लैंग्वेज फार्मूला सबसे पहले किसने दिया था? तो जो हमारी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है ना, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, उसने सबसे पहले ये दिया था, सबसे पहले उसने दिया था। पर जो कोठारी कमीशन है उन्होंने सबसे पहले इसको अपने उसमें लिखा था, रिपोर्ट में लिखा था कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना। तो वो 64-66 में था कोठारी कमीशन, और उसके बाद में सबसे पहले ये लागू कब किया गया था? 1968 में। 1968 में जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आई थी, तो उसमें इसको देश में सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हु सेड इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडरेट वर्ल्ड, ये किसने बोला है? तो ये बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु सेड अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश इज वर्थ ऑफ होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, ये किसने बोला है? तो लॉर्ड मैकली ने बोला है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनएविटेबल सिंस इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि इंग्लिश इज अ लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट है द बेस्ट टाइम टू लर्न द सेकेंड लैंग्वेज इज, कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड ही होता है ना, इसीलिए जो बच्चे हैं उनको पहले ही ABCD सिखा दी जाती है ताकि उनको अच्छे से आ जाए सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एक इंग्लिश लैंग्वेज इज रिगार्डेड, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है? सारी की सारी चीज़ें हैं, करेक्ट हो जाएंगे सारे ऑप्शन। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड साइंस एंड इसके अंदर क्या आएगा? इंटरनेशनल मीडिया। ठीक है, इसीलिए हम इंग्लिश जो है उसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है? इंग्लिश नहीं है, बाकी सारी की सारी आप देखेंगे ये क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, किसी भी देश की। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड सेकेंड लैंग्वेज इज इंडिया, सेकेंड लैंग्वेज हम किसको बोलते हैं? तो सेकेंड लैंग्वेज जो है वो हम बोलते हैं इंग्लिश को, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है इंग्लिश इन इंडिया बेस्ट रिगार्डेड एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश इन इंडिया इज द बेस्ट रिगार्डेड एज फॉरेन लैंग्वेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इज स्पोकन बाय डैश पीपल इन वर्ल्ड, यानी कि कितने लोग बोलते हैं इंग्लिश को? इंग्लिश बोली जाती है 400 मिलियन लोगों के द्वारा, यानी 400 मिलियन पीपल जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं पूरे के पूरे विश्व में, यानी कि वर्ल्ड में। नेक्स्ट है देयर आर मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव बीन बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिए गए हैं? ग्रीक और लैटिन से लिए गए हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, कौन इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करता था? राजा राम मोहन राय। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज, तो यहाँ पे हमारा SVO हो जाएगा। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम सेंटेंस को
बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना। जैसे राम खाना खाता है तो राम ईट्स द फूड, ठीक है, तो राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया और ईट्स वर्ब हो गई और फूड ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो एसवीओ सिस्टम होता है, ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी बेसिक सेंटेंसेस पैटर्न आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कितने पैटर्न होते हैं, 9 पैटर्न होते हैं। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश हैज 26 लेटर्स बट साउंड आर, ठीक है, ये हमने साउंड जो है वो हमने पहले भी पढ़े थे, तो साउंड कितने हैं 45, जबकि लेटर्स कितने हैं 26, है ना। जैसे मैं बोल रही थी कि लेटर तो केवल 26 है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे एक साउंड है उसको 2 लेटर मिलकर बना लेते हैं। जैसे अगर हम ख की बात करें तो ख के लिए ये लोग क्या यूज कर देते हैं, KH, है ना, तो एक और साउंड बढ़ गया 26 में KH। अगर हम बात करें च की तो च के लिए क्या यूज करते हैं ये लोग, CH यूज करते हैं, तो एक और बढ़ गया, ठीक है। जो शा सा सा हैं उनके लिए अलग अलग से यूज करेंगे, सा के लिए सिर्फ S यूज करते हैं, एक श के लिए SH यूज करते हैं, एक श के लिए डबल SH यूज करते हैं, है ना, 3 अलग से ये हो गए। तो इस तरीके से बढ़ बढ़ के 26 में प्लस हो के कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। तो याद रखना है लेटर्स 26 होते हैं बट साउंड्स जो हैं वो 45 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड आर देयर इन इंग्लिश, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो ये होते हैं 24, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग वोवल आर, लॉन्ग वोवल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इम्प्योर वोवल इन इंग्लिश, इम्प्योर वोवल कितने होते हैं, 7 होते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हाउ मेनी मैक्सिम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग आर देयर, ठीक है, मैक्सिम कितनी होती हैं इंग्लिश टीचिंग की, तो 7 होती हैं। मैक्सिम हम किसको बोलते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं जो फॉर्मूलाज या फिर मेथड्स होते हैं ना इंग्लिश टीचिंग के, उनको बोलते हैं मैक्सिम्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ, इंग्लिश जो है वो किस चीज की लैंग्वेज है, सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड एज, कैसे यूज होती है, दोनों के दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज दोनों की तरह यूज होती है। फर्स्ट लैंग्वेज की तरह जितने भी हमारी यूरोपियन कंट्री है उनमें होगा, सेकंड लैंग्वेज की तरह हमारी कंट्री में है, ठीक। नेक्स्ट है इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज हैज ट्रेडिशनली बीन मॉडल्ड ऑन ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनरल एम जो है इंग्लिश के वो क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक एम टीचिंग इंग्लिश में ऑल्सो भी कॉल्ड, जो स्पेसिफिक होता है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो हमारे यहाँ बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द लिंग्विस्टिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश रिलेट विच डोमेन, किस डोमेन को रिलेट करता है, कॉग्निटिव डोमेन को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी अगर हम कोई भी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हमारे बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट को एनहेंस करता है, उसको इंक्रीज करता है, इसीलिए जो कॉग्निशन है वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कॉग्निटिव जो डोमेन है वहाँ पर बेसिकली हमारा एम होता है ना, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो बढ़े। नेक्स्ट है लर्निंग इंग्लिश एज अ सोशल एज अ सेकंड लैंग्वेज इज कन्फाइंड टू लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज इज इमेंस, है ना, बहुत ज्यादा है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश गेन्ड इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, ये आप सब लोगों को पता ही हुआ। नेक्स्ट है विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशनिस्ट, किसने करा था, राजा राममोहन राय ने, ये याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे भी, है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी, वैसे भी ना जो राजा राममोहन राय है ना, उन्होंने आपको थर्ड सब्जेक्ट में शायद आपने पढ़ा होगा इनके बारे में बहुत अच्छे से। राजा राममोहन राय ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इंडिया में बहुत अच्छे से काम भी करे थे, है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी फेजेस आर इन्वॉल्व इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, कितने फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, 4 फेज, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे जो 4 फेज हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इनको याद कर लेना, बिगिनिंग इंग्लिश, इमर्जिंग इंग्लिश और डेवलपिंग इंग्लिश और कंसोलिडेटिंग इंग्लिश, ये 4 फेज होते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश सोनेट जो है उनमें होता है, इंग्लिश सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट होता है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोनेट इज, जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होता है, लव होता है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द सोनेट कंसिस्ट ऑफ, जो सोनेट होता है उसमें लाइंस कितनी होती हैं, 14 लाइंस होती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट इज, वो है जो हमारी राइम स्कीम है वो बेसिकली ये है, ए बी, फिर ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम है, याद रखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए बी राइम स्कीम आर एग्जाम्प्लीफाइड बाई, किससे होती है, दोनों से होती है, यानी कि हमारा
सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वार्टल सोनेट इज, जो क्वार्टल सोनेट होता है वो होता है 10.5 लाइन पोएम, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर पार्ट, ऑक्टेव और सेस्टेट जो होते हैं वो क्लासिकल सोनेट हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो एलेगी है वो होती है, क्या होती है, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है एन एलेगी इज अ पोएम रिटन, एन एलेगी इज ए पोएम रिटन, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, ठीक है। एलेगी हम उस पोएम को बोलते हैं जो हम उसकी याद में गाते हैं जो मर गया है। नेक्स्ट है अ लेमनेंट फॉर द डेड इज द फीचर ऑफ एलेगी, ठीक है, जो भी डेड पर्सन के लिए या मरे हुए व्यक्ति के लिए गाया जाएगा उसको हम एलेगी बोलेंगे, एलेगी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट फैलेसी, हाइड्रोजन इज नॉट वेट, हाइड्रोजन जो है वो गीला नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो गीली नहीं होती, देयरफॉर वाटर इज नॉट वेट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वाटर है वो बेसिकली हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, पर ना तो हाइड्रोजन गीला होता है ना ऑक्सीजन गीली होती है, तो वाटर जो है वो भी गीला नहीं होता, या गीला नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली कौन सी फैलेसी हो जाएगी, ये हो जाएगी फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है, क्योंकि ये वाटर का कॉम्पोजिशन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका कॉम्पोजिशन है, इसी कॉम्पोजिशन से ये बनी है, ठीक। नेक्स्ट है ऑन व्हाट प्रिंसिपल आर टीचिंग ऑफ इंग्लिश बेस्ड अपॉन, तो ये होती है बेस्ड सारी की सारी चीजों पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ वर्ड्स इज बेस्ड ऑन एट्स, सारे के सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है द ऑर्डर इन विच द लैंग्वेज मटेरियल इज प्रेजेंटेड टू द लर्नर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ रीचिंग द सेम टारगेट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड बाय डिफरेंट मीन्स, इसका हो जाएगा हमारा मल्टी लाइन अप्रोचेस, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन एट अ सीनियर स्टेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट और लिटरेरी डेवलपमेंट, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एट द अपर प्राइमरी स्टेज अ चाइल्ड शुड एक्वायर अ वोकैब ऑफ वर्ड, कितने वोकैब आ जानी चाहिए अपर प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, तो अपर प्राइमरी लेवल जो है उस पर आ जानी चाहिए 5000 वर्ड्स, उसको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग अप्रोचेस इज यूज टू टीच इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following combinations is found in the structure of English language, क्या पाया जाएगा, SVO, जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, SVO सिस्टम, है ना, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस सपोर्टेड बाय लिनियरिटी कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंटैग्मेटिक, ठीक। नेक्स्ट है जैसे मैंने ये खैर पहले भी बता दिया आपको, सिंटेक्स वाला, है ना। नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व द एक्यूरेट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, इसमें आ जाएगा ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंस, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ड्स सच एज ऑन इन अंडर आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है, ये प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है, ये आपको पता ही होगा, ठीक। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ सॉक्स डैश बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, देखो पेयर ऑफ सॉक्स है ना, तो यहाँ पे ए पेयर की बात हो रही है, एक पेयर की बात हो रही है ना, यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा हैज, ठीक है, आपको पता ही होगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। तो अ पेयर ऑफ सॉक्स, यहाँ पे सॉक्स देख करके प्लूरल मत समझ लेना, यहाँ पे एक पेयर की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट है डू डैश नॉट लूज योर वेट, यू आर ऑलरेडी स्लिम, है ना, तो यहाँ पर ये बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे शुड आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है डैश यू लैंड मी यू कार प्लीज, यू लैंड मी योर कार प्लीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड यू प्लीज, ठीक है, या कुड यू लैंड मी प्लीज, जो भी आप लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई डिड नॉट फील वेरी वेल यस्टरडे सो डैश कैट एनीथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कुडंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईदर हर और आई मिस्टेकन, ये क्या हो रहा है, देखना कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, है ना, देखो फिर से खराब होने लगा क्या ये, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम करेक्ट ऑप्शन, आई के साथ क्योंकि एम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हर फ्रेंड और द बॉय डैश एवरी डे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रन्स, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, क्या हो रहा है, आई डोंट नो आइदर।
आइडेंटिफाई द ऑड वन, यहाँ पे आपको ऑड वन ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर इज 85, माई ग्रैंड मदर इज 85 बट शी डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन, है ना, कि वो अभी भी बिना ग्लासेस के यानी बिना चश्मे के पढ़ सकती हैं। माई मदर अलोंग विद अदर्स डैश वरीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज वरीड, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डैश सी यू अगेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा विल। ठीक, नेक्स्ट है हिंड्रेंस इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश कॉज्ड बाय यूज ऑफ मदर टंग ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर द आउटकम ऑफ प्लॉट इज, यहाँ पे आ जाएगा रिजोल्यूशन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू कवर ऑल द कोर्सेज इन मिनिमम टाइम विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ऑब्जेक्टिव, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, कौन सा नहीं है, मैचिंग टाइप जो है यहाँ पे है, कंप्लीटिंग टाइप या रिस्ट्रिक्टेड टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग टाइप जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, ट्रांसलेशन मेथड, जिसके थ्रू हमने भी सीखा है ना। नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज अ जॉब ऑफ एक्सपर्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंटेंट ऑफ लिटरेचर टीचिंग इज, सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। मैम होम साइंस की प्रिपरेशन के लिए क्या करें, प्लीज टेल मी। देखो होम साइंस है ना, वो आप पढ़ लीजिए और जो कॉमन वाले हैं, क्योंकि उसमें से आ जाएंगे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे, तो कॉमन वाले जो बनाई हुई है प्लेलिस्ट वो देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंटेंट वर्ड, कौन से नहीं है, तो आर्टिकल्स जो है ये करेक्ट हो जाएगा। व्हेन डिड इंग्लिश प्रोज कम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आया था ये, 14th सेंचुरी में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच एज इज कंसिडर्ड वेरी रिच इन प्रोज राइटिंग, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एलिजाबेथ। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज टीचिंग ऑफ प्रोज इंक्लूड, प्रोज टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो नोवेल, कॉम्पोजिशन, स्टोरी, सारी की सारी चीज़ें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए, सारी की सारी चीज़ें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज अ वॉल्यूम इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट स्टोरी, करेक्ट ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हु यूज द टर्म बायोग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने यूज करा था, तो ये करा था ड्राइडन ने, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय द राइटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड, जो राइटर खुद अपनी लिखता है अपने बारे में चीज़ें, उनको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ये तो आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट है ऑल द, ऑटो का मतलब उसने अपने आप लिखी है अपनी बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी किसको बोलेंगे, किसी और ने लिख दिया हमारे बारे में। नेक्स्ट है ऑल द डायलॉग्स इन अ ड्रामा कंटेन द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सपोजिशन इन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट इज अ फीचर ऑफ, किसका फीचर है, ड्रामा का है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो ड्रामा कहाँ से होगा, है ना। नेक्स्ट है ड्रामा डिफर्स फ्रॉम पोइट्री इज ऑफ, इस उसके एक्शंस में, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ डैश इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोर्टफोलियो, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्काई वॉज द कलर ऑफ द काम पैसिफिक 1000 ऑफ माइल्स फ्रॉम द लैंड, तो ये है मेटाफर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वेरियस मेथड्स ऑफ टेक्निक्स यूज्ड फॉर द एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स आर, ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ शिफ्ट होते हैं। द वर्ड करिकुलम इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूरियर, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू रन। ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। करिकुलम के क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो नेक्स्ट है करिकुलम जो होता है वो क्या होता है, ओवरऑल एक्टिविटीज इन अ इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज, क्या है यहाँ पे, दोनों के दोनों है, तो सी ऑप्शन
ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच अप्रोच टू ऑर्गेनाइज करिकुलम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेलेवेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है करिकुलम एम्फेसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1870 हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड बाय, हिंदू कॉलेज जो है वो किसने एस्टेब्लिश किया था, तो यहाँ पे हमारा सारा का सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इन सब ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज के फाउंडर कौन है, लॉर्ड मैकली, है ना, क्योंकि लॉर्ड मैकली जो है ना बेसिकली इन्होंने और जो राजा राममोहन राय हैं, है ना, उन्होंने दोनों ने मिलकर बहुत काम किया है इंग्लिश के लिए इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट है मैकली वॉज इन्वाइटेड टू प्रिसाइड ओवर द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस इन 1834, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकली की एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, तो इन्होंने 35 में एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकली वाज द माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इज नोन एज, पहली एजुकेशन कमीशन जो है उसको क्या बोलते हैं, हंटर कमीशन, ठीक है, जो कि 1902 में आई थी, ये भी याद रखिएगा, जो हंटर कमीशन है वो 1902 में आई थी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग, हाँ वही है इसका मतलब, है ना, इंडियन एजुकेशन कमीशन मतलब भारतीय शिक्षा आयोग जो है ये हमारे भारत का पहला शिक्षा आयोग है, यानी हम बोल सकते हैं कि इंडिया का पहला एजुकेशन कमीशन जो है वो यही है, हंटर कमीशन, जो कि 1902 में आया था। फिर अगर हम बोले इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसका हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग, है ना, यानी जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। और अगर हम भारत का पहला बोलें तो वो यही वाला है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी भारतीय शिक्षा आयोग बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट है इन विच ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है इसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं, और ये कब आया था, 1952 में, है ना। ये स्वतंत्र भारत का दूसरा शिक्षा आयोग था, यानी हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का सेकेंड एजुकेशन कमीशन था, ठीक है। थर्ड था जो कोठारी वाला था वो, क्योंकि वो आया था 64 में, ठीक है। अब देखो आप तीनों को देखोगे ना जी, ये तो पहला है, तो ये तो उसका है, ये तो मतलब स्वतंत्र भारत नहीं था जिस टाइम पे, उस टाइम का है ये, है ना, जिस टाइम पे अंग्रेज थे, तो ये तो अलग ही हो गया। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसका पहला कौन सा है, राधा कृष्णन आयोग, जो कि 1948 में आया था, है ना, 1948 में आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद में 52 में आया है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और 64 में आया है ये वाला जो हमारा कोठारी आयोग है ना। तो 19 सबके आगे लगा लेना, 1919, ये 1948, 1952, 1964, ये वाला कौन सा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन आयोग, ये कौन सा है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन, और ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं 64 वाले को हम बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी आयोग, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे लिख लेना, शायद मैंने दिए भी हुए होंगे यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है, देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उसको हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि राधा कृष्णन जी जो है वही इसके चेयरमैन थे, है ना। तो क्या है, आ जाएगा यहाँ पे चेयरमैन कौन थे, यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन या डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड इन इंडिया, कब पास हुआ था, 1963 में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कब पास हुई थी, 1968 में, ये भी याद कर लेना। जो फर्स्ट थी ये आई थी 1968 में, है ना, और जो दूसरी है वो आई थी, इसका जस्ट उल्टा कर दो, 68 की जगह 86 लिख दो, तो ये आई थी 1986 में, ठीक है। और जो तीसरी है वो तो अभी आई है 2020 में, ठीक है। तो ये 3 एजुकेशन पॉलिसी हैं बेसिकली जो हमारे इंडिया में अभी तक आई हैं। पूछ भी ले कितनी आई हैं अभी तक, टोटल तो 3 आई हैं, ठीक। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन इज द टैग लाइन ऑफ, किसकी टैग लाइन थी ये, यशपाल कमेटी की, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करा था इंप्रूव करने के लिए, क्या, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। पहले जब ये लागू किया गया था 86 में लागू किया गया था ये, है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 86 वाली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, यानी 86 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो ये 1986 में बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, और 86 में इसको सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही यूज करा गया था। लेकिन जब 86 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है, जब इसका अमेंडमेंट किया 92 वाली में, है ना,
1992 में इसका अमेंडमेंट आया था 86 वाली एजुकेशन पॉलिसी का, तो तब इसको अपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखना। नेक्स्ट है विच रिपोर्ट इज द फर्स्ट स्टडी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन द नेशनल लेवल, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्धा स्कीम, तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट जो है उसका मतलब क्या होता है, तो डाइट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। RCEM अप्रोच इज इफेक्टिवली एप्लीकेबल एंड रिकमेंडेड फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन दोनों में, ठीक है, मेंटल प्रोसेस में और बिहेवियरल टर्म दोनों में। नेक्स्ट है RCEM अप्रोच फॉर लेसन प्लानिंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इनटू, ठीक है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इनटू 17 कैटेगरी, तो यहाँ हमारा जो ए ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है RCEM अप्रोच बेसिक एलिमेंट बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड थे, ब्लूम टेक्सोनॉमी पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी उसी की बात हो रही है जो इन्होंने 3 उसकी कैटेगरी दी थी, है ना, यानी 3 डोमेन दिए थे, एक दिया था कॉग्निटिव, एक दिया था अफेक्टिव और एक दिया था साइकोमोटर। तो अगर आ भी जाए कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है उसके ऑब्जेक्टिव कितने हैं, तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तो नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज आर नॉट डेवलप्ड बाय BS ब्लूम। BS ब्लूम जो है उन्होंने कौन सा नहीं डेवलप किया है ना, तो इन्होंने बेसिकली अटेन मास्टरी लेवल एट बाय टीचर, ये नहीं इन्होंने मेंशन किया है, ठीक। नेक्स्ट है विच वन इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की कॉग्निटिव एबिलिटी। इसमें कॉग्निटिव वाला जो है, जो हमने अभी 3 की बात कर रहे थे ब्लूम टेक्सोनॉमी में, उनमें जो सबसे पहला आता है वो कॉग्निटिव डोमेन आता है, और कॉग्निटिव डोमेन जो है इसके बेसिकली 6 पार्ट होते हैं, तो ये उन 6 पार्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है, तो हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है, हाईएस्ट लेवल पे आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग, डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिपेंड करती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, दोनों पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉग्निटिव डोमेन के जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से हैं, तो डिस्क्राइब अ टॉपिक, यानी एक टॉपिक को डिस्क्राइब करो, तो यहाँ पे बच्चे को बेसिकली दिमाग से सोचना पड़ेगा, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एज क्लासिफाइड बाई ब्लूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में यहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं है, रिस्पॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्डिंग जो है वो अफेक्टिव में आता है, ठीक। नेक्स्ट है द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, किस में आता है, कॉग्निटिव डोमेन में आता है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डूइंग मतलब करना है ना, और करेंगे कब, जब हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है, वैसे तो ये ए और बी दोनों ऑप्शन पे हमारा कॉग्निटिव ही लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कॉग्निटिव कोड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एम्प्लॉयज दोनों के दोनों, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल। देखो तीनों का ना मैं मतलब बता देती हूँ यहाँ पे, ताकि आए तो आप कर लो। जो BS ब्लूम है उन्होंने बेसिकली 3 डोमेन बताए हैं, ठीक है। एक जो डोमेन बताया है वो बताया है कॉग्निटिव, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिख लेना अगर कहीं लिखना हो। दूसरा जो है वो है अफेक्टिव, और तीसरा है साइकोमोटर, ठीक है। ये 3 डोमेन है बेसिकली, है ना। अब जो कॉग्निटिव डोमेन है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारे बेसिकली ब्रेन से, है ना। और जो अफेक्टिव है वो किससे रिलेटेड है, हमारे इमोशंस से, ठीक है, यानी हमारी भावना या हमारे इमोशंस से। और जो साइकोमोटर होता है ये हमारे जो हम काम करते हैं ना, जो भी हम मतलब फंक्शन कर रहे हैं अपने हाथ पैरों के थ्रू, कुछ कोई भी काम कर रहे हैं, वो आता है साइकोमोटर के अंदर, है ना। अब इसके लिए ना इन्होंने 3 H दिए हैं, ठीक है। 3H ऑफ BS ब्लूम भी आ जाता है कि 3H जो है वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। देखो कॉग्निटिव के लिए इन्होंने H का मतलब क्या दिया है, हेड, ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव मतलब कि हमारा ब्रेन मतलब हमारा हेड, ठीक है। ए का मतलब होता है अफेक्टिव, और अफेक्टिव मतलब हमारे इमोशंस, और इमोशंस कहाँ से आते हैं, हार्ट से आते हैं, तो इस दूसरे एच का मतलब होता है हार्ट। और साइकोमोटर का मतलब होता है जो भी हम काम कर रहे हैं, तो हम काम कैसे करेंगे, अपने हाथों के थ्रू करेंगे, तो तीसरा जो एच होता है वो होता है हैंड, है ना। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो BS ब्लूम है उनके 3 H का मतलब क्या है, तो 3 H का मतलब होता है हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है। हेड मतलब कॉग्निटिव डोमेन, हार्ट मतलब अफेक्टिव डोमेन, और हैंड मतलब साइकोमोटर डोमेन, ठीक। चलिए अब पढ़ेंगे यहाँ पर कि विच डोमेन इज कंसर्न्ड विद फिजिकल एंड मोटर एक्टिविटी। तो फिजिकल और मोटर एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जो हम काम वाम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, अपने हाथों के थ्रू, यानी कि साइकोमोटर डोमेन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी के भी बारे में आ जाए ऐसे आप
लगा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होती है जो रॉबर्ट मेगर अप्रोच है वो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के लिए होती है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दिस डोमेन डील्स विद द इमोशन एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। देखो यहाँ पे आ गया इमोशंस, ठीक है, तो इमोशंस वाला कौन सा होगा, अफेक्टिव डोमेन होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच डोमेन और एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर इज रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, तो कौन सा हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन, यानी कि इमोशन से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टीचिंग लैंग्वेज हैज कॉग्निटिव एंड ऑब्जेक्टिव्स, कैसे वाले होंगे, अफेक्टिव। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑब्जेक्टिव जो हैं लर्निंग लैंग्वेज के वो कौन कौन से हैं, तो 4 ऑब्जेक्टिव या 4 स्किल्स जो हैं वो कौन से हो जाएंगे, LSRW याद रखो बस। ठीक है, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, स्पीकिंग यानी कि बोलना, राइटिंग मतलब लिखना, रीडिंग मतलब पढ़ना और लिसनिंग मतलब सुनना। इन्होंने लिसनिंग बाद में दिया है ना, वैसे पहले ही देना चाहिए था। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज स्किल जो है वो कौन कौन से हैं, तो सारे के सारे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा नहीं दिया हुआ है, लिसनिंग नहीं दिया हुआ है ना, बाकी भी तीनों के तीनों हैं ही। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।